इतिहास। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रोलेक्ट एक्ट तथा सैफुद्दीन किचलू बा सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होकर आंदोलन की रूपरेखा बना रहे थे तथा कुछ लोग बैसाखी का त्योहार मनाने गांव से भी आए हुए थे। तभी हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दे दी। इस समय भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड था, जबकि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस घटना की जांच हेतु अंग्रेजों ने हंटर आयोग का गठन 1919 में किया, जिसने 1920 में अपनी रिपोर्ट दे दी और हंटर आयोग में 3 भारतीय व 5 अंग्रेज सदस्य थे। हंटर आयोग ने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तात्कालिक परिस्थितियों में एक उचित कदम था और इस घटना में 350 से 400 लोग मारे गए हैं, जबकि जो 3 भारतीय सदस्य थे हंटर आयोग में, उन्होंने इस रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया। आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा गठित आयोग ने कहा कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाना यह एक गंभीर अपराध है। इस आयोग ने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1600 लोग मारे गए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ और दुखी होकर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी तथा डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। वे कार्यकारी परिषद में वायसराय के सलाहकार थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब ओडायर लंदन गया तो उसे सम्मान में ब्रिटिश सरकार ने तलवार और 2600 पौंड की धनराशि दी। बदले की भावना व राष्ट्रीय हित में उधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर ओडायर की हत्या कर दी थी। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता अर्थात राज्यों का स्वशासन था। होम रूल का अर्थ होता है घर का कानून। यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा तो वे उस पर मुकदमा करने लंदन चले गए, जिस कारण 1918 में ही होम रूल आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली और मोहम्मद अली ने कंधा दिया था।
होम रूल आंदोलन का दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 में उन्हें छोड़ा तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किया कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया तथा मुसलमान पुरुषों को टोपी पहनने तथा महिलाओं को बुर्का पहनने, हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। नोट: पैगंबर के बाद खलीफा आते हैं। इन्हें इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा जानकार माना जाता है। इस्लाम धर्म में अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जिनके बाद कुरान शरीफ को ही इस्लाम धर्म का मूल आधार मान लिया गया है। अतः तुर्की के विभाजन का विरोध तुर्की के खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा ने किया। भारत में तुर्की के विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जो अब अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है, में 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में फिर खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें संपूर्ण देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजों और अंग्रेज सरकार का व उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आजादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों के स्कूल जाना छोड़ दिया और इसी समय 600 भारतीय विद्यालय खोले गए, जिनमें उन्हें पुनः प्रवेश दिलाया गया। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेजों के काम करने से मना कर दिया। लोगों ने अंग्रेजों की दुकानों से वस्तुएं खरीदना बंद कर दिया और भारतीय दुकानदारों ने अंग्रेजों को वस्तुएं विक्रय करना बंद कर दिया। भारतीयों ने अंग्रेजों के कपड़े जलाना शुरू कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कपड़े जलाने को एक निष्ठुर अपराध कहा है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत में ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, अतः हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने के लिए गांधी जी ने मोहम्मद अली व शौकत अली के
साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा दिया। इसी समय अंग्रेजों ने मोपला विद्रोह 1922, जो कि केरल में अली मूलसियर के नेतृत्व में हो रहा था, को सांप्रदायिक हिंसा का रूप देने की कोशिश की, क्योंकि यह विद्रोह उच्च हिंदू जाति के जमींदारों के विरुद्ध एक मुस्लिम नेतृत्व वाला विद्रोह था। इसमें इन जमींदारों को विद्रोहकारियों ने बहुत मारा था, अतः मामले को गांधी जी के हस्तक्षेप से सुलझाया गया। असहयोग आंदोलन से अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आजादी नहीं दिला सका। दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन गोपालचारी ने किया था। चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। असहयोग आंदोलन के कारण जेल जाने वाले पहले पुरुष चितरंजन दास थे तथा पहली महिला उनकी पत्नी बसंती देवी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। गांधी जी ने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि गांधी जी दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि हिंसा होने से आंदोलन दबा दिया जाता है, परंतु गांधी जी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुई है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा हुई, किंतु 1924 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 में गांधी जी ने बेलग्राम कर्नाटक में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वराज दल असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा स्थगित किए जाने से कांग्रेस 2 विचारधाराओं में विभक्त होने लगी। एक, जो कांग्रेस में परिवर्तन चाहते थे, 2, जो कांग्रेस में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। इसी बीच 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया बिहार में हुआ, जिसमें स्वराज्य पार्टी के गठन की चर्चा हुई। फिर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष चितरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। ये दोनों ही स्वराज पार्टी के संस्थापक भी थे। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा अर्थात संसद में जाकर चुनाव द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालना। इसके
लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद धारण नहीं करेंगे। अतः चुनाव में केंद्रीय विधानसभा की 100 सीटों में स्वराज दल को 42 सीटें प्राप्त हुई, जिस कारण 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी थी। तब स्वराज पार्टी ने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप सरकारी कार्य में बाधा डालना निश्चित किया। एक, सरकारी कार्य में बाधा डालना। दो, राज्यों की स्वायत्तता अर्थात डोमिनियन स्टेट की मांग जारी रखना पर बल दिया। स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होने दी, क्योंकि यह रिपोर्ट जाति की उच्चता का समर्थन करती थी। स्वराज दल ने मुंडीमेन कमीशन की रिपोर्ट भी पारित नहीं होने दी, जो राज्यों में द्वैध शासन लाने की सिफारिश कर रही थी। विट्ठल भाई पहले भारतीय थे जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। ये स्वराज दल के ही थे। इनके साथ ही मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद धारण कर लिया। क्योंकि स्वराज दल ने जनता से यह वादा किया था कि हम कभी भी सरकारी पद धारण नहीं करेंगे, अतः स्वराज पार्टी से जनता का विश्वास उठ गया और 1928 आते आते स्वराज पार्टी समाप्त हो गई। बलसाड़ सत्याग्रह 1923-24। यह गुजरात के बलसाड़ में डकैती कर के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया और कर मत दो का नारा भी दिया था। डकैती कर अंग्रेज पुलिस व चौकीदारी व्यवस्था के लिए अतिरिक्त रूप से वसूल करते थे। जो व्यक्ति डकैती कर नहीं देता था उसके घर अंग्रेज चोरी कर लेते थे। अतः बलसाड़ सत्याग्रह के फलस्वरूप अंग्रेजों को डकैती कर समाप्त करना पड़ा। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25। यह केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ। वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व टी के माधवन ने किया था। यह सत्याग्रह केरल की इजबा जनजाति के लोगों को मंदिर के सामने वाले रास्ते से जाने न देने के कारण प्रारंभ हुआ था। यह सत्याग्रह सफल रहा। नोट: भारत के ऐतिहासिक मूल निवासी आदिवासी द्रविड़ व दलित ही हैं। साइमन कमीशन 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को कर दी, क्योंकि कंजर्वेटिव सरकार को आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार
भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। साइमन कमीशन का पूरा नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग था। इसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है। इन 7 सदस्यों में एक क्लीमेंट एटली भी थे, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष साइमन थे। भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत था, इसीलिए भारत के राज्य सचिव वर्केन हेड ने 1927 को साइमन कमीशन का गठन करवाया। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठी चार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। स्मरणीय है कि सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 को अपनी रिपोर्ट दे दी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार अर्थात बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में करवाए गए। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई और 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी तथा पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव वर्केन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि यदि वे सर्वसहमति से अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटिश संसद में से पारित करवा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वायत्त राज्य डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना था। किंतु मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, अतः यह पारित नहीं हो सकी थी। 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया। अंग्रेजों ने इसे भी
स्वीकार्य नहीं किया था। लाहौर अधिवेशन 1929। इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 जनवरी 1949 को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा कि मध्य रात्रि में जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है।